जमींदारी प्रथा का दुरुपयोग और लॉर्ड डलहौजी का कुख्यात डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ने राजा रजवाड़ों और किसानों को बर्बादी के कगार पर ला खड़ा किया। इस नीति के तहत अगर कोई राजा बिना उत्तराधिकारी मरे तो उसका राज्य कंपनी के पास चला जाता। वह साल जब भारत की धरती पर गुलामी की जंजीरें खनकने लगी और आजादी का बिगुल बजा। यह कहानी है उन नन्हे नन्हे सपनों की जो गुलाम भारत के दिल में पल रहे थे। यह 1857 का साल था। कहानी है उन वीरों की जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ अपनी जान की बाजी लगा दी। लेकिन यह विद्रोह एक रात में नहीं भड़का। यह सालों के दमन, शोषण और अन्याय की आग थी जो धीरे धीरे सुलग रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में व्यापार के बहाने आई थी, ने धीरे धीरे पूरे देश को अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया। उनकी नीतियां जैसे भारी भू राजस्व, जमींदारी प्रथा का दुरुपयोग और लॉर्ड डलहौजी का कुख्यात डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ने राजा रजवाड़ों और किसानों को बर्बादी के कगार पर ला खड़ा किया। इस नीति के तहत अगर कोई राजा बिना उत्तराधिकारी मरे तो उसका राज्य कंपनी के पास चला जाता। लेकिन वह आखिरी चिंगारी जिसने पूरे देश को भड़का दिया वह थी चर्बी वाले कारतूस। 1857 की शुरुआत में अंग्रेजों ने नई एनफील्ड राइफल पेश की जिसके कारतूसों को मुंह से काटकर खोलना पड़ता था। अफवाह फैली कि इन कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी का इस्तेमाल हुआ है। यह हिंदू और मुस्लिम सिपाहियों के लिए धर्म पर सीधा हमला था। उनके लिए यह कारतूस सिर्फ हथियार नहीं बल्कि उनकी आस्था को कुचलने की साजिश था। बैरकपुर में मंगल पांडे नामक एक सिपाही ने इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। 29 मार्च 1957 को मंगल पांडे ने अंग्रेज अधिकारी पर हमला किया और बगावत का बिगुल फूंका। अंग्रेजों ने उन्हें फांसी दे दी, लेकिन उनकी चिंगारी ने पूरे देश को जगा दिया। 10 मई 1957 को मेरठ में सिपाहियों ने हथियार उठा लिए, जेल तोड़कर अपने साथियों को आजाद किया और दिल्ली की ओर कूच कर गए। दिल्ली में उन्होंने मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित किया। यह सिर्फ सिपाहियों की बगावत नहीं थी, यह एक पूरे देश की आजादी की पुकार थी। मंगल पांडे की फांसी, मेरठ की सड़कों पर सिपाहियों की भीड़ और दिल्ली के लाल किले की ओर बढ़ते विद्रोहियों को दिखाता है। इस विद्रोह ने अंग्रेजों की नींव हिला दी। क्या आप जानते हैं कि कैसे छोटे छोटे गांवों से लेकर बड़े शहरों तक यह आग फैल गई? क्या यह चिंगारी पूरे भारत को आजाद कर पाएगी? हमारे साथ बने रहें और इस गौरवमयी इतिहास का हिस्सा बने। वीरों और वीरांगनाओं की गाथा थी जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए सब कुछ न्योछावर कर दिया। इस विद्रोह के सबसे चमकते सितारे थे रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, तात्या टोपे और बेगम हजरत महल। रानी लक्ष्मीबाई, जिन्हें हम झांसी की रानी के नाम से जानते हैं, इस विद्रोह की प्रतीक बन गई। जब अंग्रेजों ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत झांसी को हड़प लिया और उनके दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया तो रानी ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने बेटे दामोदर राव को पीठ पर बांधा, तलवार उठाई और अंग्रेजों से लोहा लिया। उनका नारा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, आज भी हमारे दिलों में गूंजता है। उनकी वीरता ने न सिर्फ झांसी बल्कि पूरे भारत को प्रेरित किया। कानपुर में नाना साहेब और तात्या टोपे ने विद्रोह की कमान संभाली। नाना साहेब, जिन्हें अंग्रेजों ने उनके पिता बाजीराव द्वितीय की पेंशन छीनकर अपमानित किया, ने कानपुर में अंग्रेजों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। लेकिन इस जीत के बाद एक दुखद घटना घटी, बीबी घर हत्याकांड। विद्रोहियों ने कानपुर में अंग्रेज महिलाओं और बच्चों को मार डाला, जिसने अंग्रेजों को बदले की आग में झोंक दिया। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने अवध की बागडोर संभाली। उन्होंने रेजिडेंसी की घेराबंदी की और महीनों तक अंग्रेजों को कैद रखा। उनकी रणनीति और नेतृत्व ने साबित किया कि महिलाएं भी युद्ध के मैदान में किसी से कम नहीं। दिल्ली में बहादुर शाह जफर, जो उस समय सिर्फ नाम मात्र के सम्राट थे, उनके नाम ने हिंदू मुस्लिम एकता को बल दिया। क्या आपने कभी सोचा कि इन वीरों के पास न तो अंग्रेजों जैसी सेना थी, न ही आधुनिक हथियार, फिर भी उन्होंने इतनी हिम्मत कैसे दिखाई?
नाना साहेब की रणनीति बनाते हुए और बेगम हजरत महल की सभाओं को दिखाता है। ये सभी पात्र एक ही सपने से जुड़े थे, आजादी का सपना। लेकिन क्या ये वीर अंग्रेजों की ताकत को हरा पाएंगे? क्या उनकी कुर्बानी रंग लाएगी? 57 का विद्रोह सिर्फ भावनाओं का विस्फोट नहीं था, बल्कि एक सुनियोजित युद्ध था। विद्रोहियों ने दिल्ली, कानपुर, लखनऊ और झांसी जैसे प्रमुख शहरों को निशाना बनाया। दिल्ली विद्रोह का केंद्र बना। 11 मई 57 को मेरठ के सिपाही दिल्ली पहुंचे और लाल किले पर कब्जा कर लिया। उन्होंने बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित किया। यह एक प्रतीकात्मक जीत थी जिसने पूरे देश में विद्रोह की आग फैला दी। लेकिन अंग्रेजों ने भी जवाबी हमला बोला। उन्होंने दिल्ली पर पुनः कब्जे के लिए भारी सेना भेजी। सितंबर 1957 में दिल्ली पर फिर से अंग्रेजों का कब्जा हो गया, लेकिन इस जीत ने उनकी नींव हिला दी। कानपुर में नाना साहेब और तात्या टोपे ने शुरुआती जीत हासिल की। उन्होंने अंग्रेजों को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर किया, लेकिन बीबी घर हत्याकांड ने विद्रोह को बदनाम किया। इस घटना के बाद अंग्रेजों ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। उन्होंने कानपुर को तहस नहस कर दिया और हजारों लोगों को मार डाला। लखनऊ में रेजिडेंसी की घेराबंदी विद्रोहियों की ताकत का प्रतीक थी। बेगम हजरत महल और उनके सैनिकों ने महीनों तक अंग्रेजों को घेरे रखा, लेकिन अंग्रेजों की बेहतर संगठित सेना और आधुनिक हथियारों ने उन्हें बढ़त दी। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने अपने किले की रक्षा के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उनकी रणनीति थी आखिरी सांस तक लड़ना। और 58 में जब अंग्रेजों ने झांसी पर हमला किया तो रानी ने ग्वालियर की ओर कूच किया। वहां उन्होंने अपनी आखिरी लड़ाई लड़ी। क्या आप जानते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर में कैसे अंग्रेजों को हैरान कर दिया? उनकी वीरता ने अंग्रेज कमांडर ह्यूग रोज को भी सम्मान देने पर मजबूर कर दिया। के दृश्य तोपों की गड़गड़ाहट और रानी लक्ष्मीबाई की अंतिम लड़ाई को दिखाता है। विद्रोहियों की हार के बावजूद इस युद्ध ने अंग्रेजों को दिखा दिया कि भारत को गुलाम बनाए रखना आसान नहीं होगा। कमेंट में बताएं आपको किस पात्र की रणनीति सबसे प्रभावशाली लगी।